आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विकसित भारत के हदफ को हासिल करने में खवातीन का अहम रोल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम का किया आगाज। 7.5 मिलियन खवातीन के खातों में 10,000 रुपए फीकस किए गए मुंतकिल। वजीर आजम ने कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को लूटने का आयद किया इल्जाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल जियोलॉजी अवार्ड 2024 किए पेश। मादनी तरक्की और माहौलियाती तवाजुन को करार दिया जरूरी। कहा, कानकनी के शोबे ने हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की मईशत बनाने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय वजारत खारजा ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल के बयान को गलत और मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया। कहा, नेटो जैसी तंजीमें और भी मजीद जिम्मेदारी निभाएंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में नमाज जुमा के बाद हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने भीड़ को कर दिया मुंतशिर। हालात काबू में। और एशिया कप फाइनल से पहले आज टीम इंडिया दुबई में फाइनल सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ रिहर्सल मैच खेलेगी। टीम इंडिया अपनी खामियों को दूर करने के इरादे से टूर्नामेंट में उतरेगी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया। तकरीब के दौरान वजीर आजम ने बिहार में 7.5 मिलियन खवातीन के बैंक खातों में हर एक को 10,000 रुपए बराह रास्त मुंतकिल किए, जिनकी कुल रकम 7,500 करोड़ है। बिहार हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम का मकसद खवातीन को खुद रोजगार और रोजी रोटी के मौके के जरिए बाइख्तियार बनाना है। यह स्कीम रियासत में हर खानदान की एक खातून को मिली मदद फराहम करेगी और जिससे वो अपनी पसंद का रोजगार या फिर रोजी रोटी की सरगर्मियां शुरू कर सकेंगी। इससे माशी आज़ादी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने को फ़रोग़ मिलेगा। इस स्कीम के तहत हर इस्तिफ़ादा कुनंदा को 10,000 की इब्तदाई ग्रांट बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मिलेगी और इसके बाद के मराहिल में 2 लाख तक की इजाफी माली मदद का इम्कान है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये स्कीम शुरू होने के बाद से बिहार के हर खानदान तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 मिलियन से ज्यादा लखपति दीदियों की बदौलत देहात का मंजरनामा बदल गया है। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस नुमाइश से आने वाली नस्लों को इस दौर की हौलनाकियों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज के दौरान खवातीन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं।
इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हाल थे, और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस का परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। बिहार में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने JAM ट्रीटी का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि माजी में बिचौलिए जो रकम खा जाते थे वो आपके साथ नाइंसाफी थी, लेकिन अब एक पैसा भी बिचौलिए नहीं छीन सकते। तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की खवातीन को बड़ी सौगात दी है। महिला रोजगार योजना के तहत वजीर आजम ने 75 लाख खवातीन के बैंक अकाउंट में फीकस 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से वजीर आजम मोदी इस तकरीब में शामिल हुए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी इस तकरीब में शरीक हुए। हमारे नामा निगार कुमार आलोक ने पटना में एक दलित बस्ती का दौरा किया और इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाली जीविका दीदी से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आज डीबीटी के माध्यम से 75 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये उनके खाते में दिए गए और ये 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया गया रोजगार करने के लिए। रेखा देवी है, इनके अकाउंट में आया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये दलित बस्ती है और बहुत सी जीविका दीदी हैं, उनका जो मोबाइल है वो खाते से कनेक्ट नहीं है। आपने फॉर्म भरा था? जी, फॉर्म भरे हैं। 10,000 मुख्यमंत्री योजना से जीविका दीदी के रोजगार करने के लिए पैसा आ रहा है और दीदी को आया है और दीदी को आने वाले है। अच्छा, आप कभी देखिए आपको 10,000 रुपया आएगा तो उससे क्या रोजगार कीजिएगा? सब्जी खोलेंगे, सब्जी बेचेंगे, रोजगार करेंगे गुमटी लेके। आप क्या कीजिए 10,000 रुपया लेकर जब आएगा खाते में, आ गया खाते में तो? हम कोई दुकान करेंगे, दुकान करेंगे।
अच्छा आप काम कीजिएगा तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा सरकार के द्वारा। हम तो सर पहले से जीविका हमको मिला है, दुकान है सरकारी योजना, तो उसी में किराना दुकान है, उसी में मिलेगा तो उसी में से आओ मैंने सामान बढ़ाएंगे, अच्छा से आओ जो रोजगार करेंगे अच्छी दुकान से। सरकार 10,000 रुपया दे रही है गरीब आदमी के रोजगार करने के लिए, तो गुमटी लेंगे उसमें सब सार सब्जी ला के बेचेंगे, आगे गा में बढ़ाएंगे, फिर 6 महीना साल के बाद 2 लाख रुपया आएगा तो आगे गा में बढ़ाएंगे। 10,000 रुपया जो होता है वो कम नहीं होता है। और ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे आपका रोजगार बढ़ेगा, आप उसमें प्रगति आप करेंगे तो बाद में सरकार आपको 2 लाख रुपए यानी कि जीविका दीदी को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कैमरामैन तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज संपतचक। और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के आइंदा इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए की जीत का दावा किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए पिछले 20 सालों से बिहार के अवाम की खिदमत कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत पर भरोसा किया है। प्रधान ने कहा कि खवातीन, पसमानदा तबकात और पसमानदा सभी बीजेपी और एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार की क़यादत में वो दोबारा इंतखाबात जीतेंगे। एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ के लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों के ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोहे और कोयले जैसी मादनियात के बगैर सनतकारी का तस्वुर करना मुश्किल है। उन्होंने जोर दिया कि कानकनी के अमल में माहौलियाती जवाबित पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने में मादनियात के शोबे का बड़ा किरदार है और इस शोबे में मुसलसल बड़ी इस्लाहात की जा रही हैं। साल 2024 के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स की तकरीब के दौरान सदर ने मुल्की तरक्की में माहिरीन अर्जियात के अहम किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि माहिरीन अर्जियात को बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग जैसी आफात के बारे में बर वक्त मालूमात फराहम करने के लिए मजीद काम करना होगा। लोहा और कोयला जैसे खनिज पदार्थों के बिना औद्योगिकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देवी और स्वजनों, खनन एक अत्यंत प्राचीन उद्योग है जो आर्थिक विकास के लिए संसाधन के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। लेकिन इस उद्योग के कारण स्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल का उजड़ना, वायु और जल प्रदूषण जैसे कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए खनन प्रक्रिया में सारे नियम कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कोयला और कानकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने में कोयला और कानकनी के शोबे का भी अहम किरदार होगा। काबिल जिक्र है कि 2014 से हुकूमत कानकनी के शोबे में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिसके नुमाया असरात आने वाले सालों में नजर आएंगे। हमारे सीनियर साथी अजीत द्विवेदी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मरकजी वजीर ने कहा कि अहम मादनियात एक आलमी ज़रूरत है और दुनिया भर के ममालिक इन मादनियात के हुसूल के लिए कोशां हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ हैं। सर, अवार्ड दिए गए हैं जियो साइंस में लेकर, किस तरह देखते हैं आप, किस तरह से अचीवमेंट जो हो रहे हैं जियो साइंस को लेकर और प्रगति हो रही है? हमारा जीएसआई तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जीएसआई। इस साल हम 175 ईयर्स का सेलिब्रेशंस भी जीएसआई के द्वारा कर रहे हैं। भारत का जितने भी मिनरल सेक्टर में भी हो, अलग अलग सेक्टर में जीएसआई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का है। आज दुनिया एक क्रिटिकल मिनरल के ओर ध्यान दे रही है। एक वार भी चल रही है अलग अलग देशों के बीच में, क्रिटिकल मिनरल वार्स, इसी जियो पॉलिटिकल का दृष्टिकोण से इसमें जीएसआई का बहुत बड़ा रोल है। माइनिंग और कोल सेक्टर की बात किया है तो ऑक्शन काफ़ी बड़े हैं पिछली बार में, और देखा है काफ़ी प्योर या ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए हैं, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, जो भी माइनिंग सेक्टर में पूरा रिफॉर्म्स लाएंगे, हर कदम पर रिफॉर्म्स लाएंगे, हर
एक्टिविटी पर रिफॉर्म्स लाएंगे और जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का नॉमिनेशन बेसिस पे होता था, अभी ऑक्शन के द्वारा पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आज कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करें। आने वाले 2-3 साल के अंदर इसका रिजल्ट देश को मिलेगा। क्रिटिकल माइंस की बात करें, विदेशों में कई माइंस हम एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ पर माइनिंग भी कर रहे हैं, तो ये कितने देखते हैं आपकी जो प्रभाव बढ़ रहा है? क्रिटिकल मिनरल का प्रभाव दुनिया भर में है। क्रिटिकल मिनरल के लिए दुनिया भर में डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, बहुत एक स्पेशल एक्शन प्लान के साथ सभी लोग एक्शन बढ़ रहे। भारत में इसका एक्सप्लोरेशन हो, भारत में ब्लॉक का एक्शन हो, भारत के माइनिंग में ध्यान देते हुए दुनिया भर में जाके, क्योंकि हमारा रिसोर्सेस भारत में बहुत कम है क्रिटिकल मिनरल का, ये देखते हुए जो देशों में जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है जो ब्लॉक्स भारत को दे सकते हैं, उस देशों के साथ लगातार बातचीत करें। कुछ देशों में ऑलरेडी ब्लॉक्स लिया है, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी चल रही है। तो ये था हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी। इनका कहना है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर तमाम देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं और कोशिश है कि माइनिंग सेक्टर में और क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में जो है देश आत्मनिर्भर बने और इसको लेकर तमाम स्तर पर प्रयास जो है वो जारी हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और 63 साल की शानदार खिदमत के बाद मिग 21 लड़ाका तैयारा आज चंडीगढ़ एयरबेस पर बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर हो गया। फ़िज़ाइया के सरबराह AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट तैयारों के साथ आखिरी उड़ान भरी। ये तैयारा आसमान की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता है। मिग 21 ने 1965 और 1971 की जंगों, 1999 के कारगिल तनाज़े, 2019 के बालाकोट फ़िज़ाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर में कलीदी किरदार अदा किया। अलविदाई तकरीब में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, CDS और तीनों फौजी सरबराहों समेत सीनियर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि मिग 21 तैयारा बहादुरी जंगी हालात का गवाह रहा है, जिसने हर महज पर भारतीय फ़िज़ाइया की ताकत को बढ़ाया है। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन और भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला ने भारतीय फ़िज़ाइया के मिग 21 लड़ाका तैयारे के बेड़े के खात्मे की तकरीब में शिरकत की। शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैंने मिग 21 के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और इसकी बहुत सी यादें हैं। मैं आज यहाँ आकर और एक बार फिर इस तैयारे को देखकर बहुत खुश हूँ, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मबनी दुर्गा पूजा पंडाल का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने बंगाल और मुल्क के लोगों को दुर्गा पूजा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 9 रोज़ा दुर्गा नवरात्रि त्यौहार ने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की है। मैंने देवी माँ से दुआ की है कि इस इलेक्शन के बाद बंगाल में ऐसी हुकूमत बन जाए जो सुनार बांग्ला कायम कर सके। इसके अलावा अमित शाह ने माहिर तालीम और मुस्ले ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में बिलखुसूस ख़वातीन की तरक्की के लिए उनके खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। हमारा ये नवरात्रि में 9 दिन का पूजा महोत्सव आज केवल बंगाल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अभी अभी मां की पूजा कर कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए।
और वजारत उमूर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे का बयान देखा है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुबैना टेलीफोन पर बातचीत का हवाला दिया गया है। ये बयान मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ के लिहाज से गलत और बेबुनियाद है। बयान के मुताबिक वजीर आजम मोदी ने सदर पुतिन के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं की है। क़यास आराई पर मबनी बयानात जो वजीर आजम की सरगर्मियों को गलत अंदाज में पेश करते हैं या ऐसी बातचीत का मशवरा देते हैं जो कभी नहीं हुई। Phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक नोटिस देखा जिसमें नए टैरिफ के बारे में बात की गई थी। हमने दवा साजी और दीगर मसनूआत से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी हैं जो नीज़ मुतालिका वजारतें और महकमे इस मामले की नज़दीक से निगरानी कर रहे हैं। नए टैरिफ की बात हो रही है फार्मा पे और भी अन्य कुछ पदार्थ पे, तो इस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ जो मंत्रालय जो विभाग इससे संबंधित है वो इस मामले पे नज़र रखे हैं और उस पर देख रहे हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है। और वज़ारत ख़ारजा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के मामलात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। वज़ारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस साल जनवरी से अब तक 2417 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर या वापस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भारत गैर कानूनी नक़ल मकानी के ख़िलाफ़ है और सिर्फ कानूनी ज़राए से नक़ल मकानी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत वीज़ा फ्रॉड और गैर कानूनी नक़ल मकानी के मामलों को रोकने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। We also are promoting that more and more people should look at e-migrate portal because that is comprehensive in nature. It will give you what are the steps taken, what are the steps to be taken for legal migration, which are the agencies which have been recruited, which have been certified by Government of India, and what are the do's and don'ts involved, what you have to do when you reach your destination, what sort of help can the Indian missions abroad give you, so on and so forth. So all these details are there on e-migrate portal. और उत्तर प्रदेश के बरेली में नमाज जुमा के बाद माहौल कशीदा हो गया। बरेली के मौलाना तौक़ीर की कॉल के बाद बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस्लामिया ग्राउंड और खलील स्कूल चौक पर जमा हुए और नारेबाजी की। भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। इंतजामिया ने आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है और वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। दिल्ली रियासती हज कमेटी ने स्वच्छ उत्सव के तहत स्वच्छता ही सेवा 2025 मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने दिल्ली हज कमेटी के सदर कौसर जहां से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा है, इस अभियान के तहत दिल्ली हज कमेटी 1 घंटे सफाई अभियान में हिस्सा ले रही है। कौसर जहां हमारे साथ हैं, दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन है। बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पर। कैसे इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं और इस इलाके में कैसे साफ सफाई तेजी से हो रही है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब 11 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो उस वक्त ही उन्होंने स्वच्छता का संकल्प जाहिर किया था। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा भी दिया था और ये स्वच्छता का जो मुहिम है ये भी एक आंदोलन बन चुकी है पूरे देश में। आज जो है इसी से प्रेरणा लेकर जो है दिल्ली स्टेट हज कमेटी में हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, मिशन है। हमेशा से आप देखते हैं कि हम स्वच्छता पखवाड़ा देश मनाता आया है और हमेशा पूरे देश में जगह जगह साफ सफाई को तरजीह मिली है। लगातार स्वच्छता को देखते हुए अवार्ड भी दिए जाते हैं। अब आप देशवासियों से क्या गुजारिश करेंगे और ख़ासतौर पर पुरानी दिल्ली और आसपास का इलाका जो हमेशा हम देखते आए हैं कि यहाँ पर साफ सफाई के मामले में काफ़ी पीछे रहा है, तो इस इलाके को और दूसरे तमाम लोगों को क्या अपील करना चाहेंगी? अपने छोटे प्रयासों से जो है यही हमारी कोशिश है कि हर नागरिक में ये जागरूकता आए
और वो जो है स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझें, तभी जो है एक स्वच्छ भारत का जो संकल्प है हम उसे पूरा कर पाएंगे। और देखिए, जो मुझे समझ में आता है कि छोटे छोटे प्रयास ही जो है बड़े बदलाव करने में सक्षम होते हैं। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप कौसर जहां जी को सुन रहे हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि स्वच्छता एक संकल्प है, स्वच्छता एक मिशन है और इस मिशन को हम सबको आगे बढ़ चढ़ कर पूरा करना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन शंभुनाथ के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज़। और एशिया कप 2025 अब अपने अख्ताम के करीब पहुंच रही है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अपने तमाम मैच जीत चुकी है। फतेह के सिलसिले में सवार सूर्या के फाइनल में जगह उन्होंने बना ली है और एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मैच में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम एशिया कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। सूर्या की फौज पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।